और दिल्ली में रहते हुए मैंने रेडियो किया था, तो 104.8 एफएम के साथ मैं मॉर्निंग ड्राइव टाइम जॉब थी। आप मुझे वैसे ही बोल्ड सीन्स में देखेंगे, जो आप देखेंगे आपको लगेगा अच्छा ऐसा हुआ हो सकता है। मेरे अपने हाथ तक काटे हुए हैं। पिंग में ही एक कास्टिंग काउच होता है जहाँ लड़कियां जो हैं वो बर्बाद हो जाती हैं, बिगड़ जाती हैं। फेक कॉल है, क्योंकि 12 बजे कौन आपको कॉल करता है? जिसको भी काम के लिए रिस्पेक्टफुली कॉल करना, वो सुबह के टाइम कॉल करेगा। कैसे लाइट आपके चेहरे पे फेस होती है और आपको उसी तरफ मुड़कर लाइट अपने चेहरे पे लेनी होती है, वो सब सीखने मिला। तो ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, जो बहुत बुरे बुरे कैरेक्टर्स भी हैं, जो मैंने दिल पे पत्थर रखकर प्ले किए हैं। तो जितने भी मैंने सीन्स वगैरह किए हैं बोल्ड, there are matter of choice that I have done। नमस्कार, मेरा नाम ध्रुवी हरदनकर है और आप देख रहे हैं मेरा फेवरेट चैनल बज़ूका। हाय, सबसे पहले स्वागत है आपका बज़ूका पर। कैसे हो आप? थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी बज़ूका। वेल, कैसे हो आप? बहुत बढ़िया। फिलहाल तो ऐसे पिंकी पिंकी फील कर रही हूँ। वाई? बिकॉज पिंक पहना है ना, एंड आई थिंक these days पिंक मेक्स यू ग्लो। ट्रू। वेल, साथ ही साथ कैसा रहा आज का दिन? सबसे पहले शुरुआत कैसे हुई? अभी तो इंटरव्यू चल रही है, उससे पहले कैसे था? शुरुआत बहुत अच्छी हुई थी। एक्चुअली मैं ब्रेकफास्ट खाने गई थी साउथ मुंबई, और साउथ मुंबई में ना आजकल वो पूरा एक हाईवे फ्लाईओवर बना है, अटल सेतु, और समुद्र के ऊपर से उन्होंने हाईवे निकाला है। तो बहुत ही बढ़िया ड्राइव थी और बिल्कुल न्यूयॉर्क स्काईलाइन की तरह लग रहा था, मुंबई स्काईलाइन। वाओ। वेल, इसी के साथ साथ आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहेंगे। कैसे, मतलब यहाँ तक आपने कैसा सफर तय किया, और उस सफर के बारे में थोड़ा अगर आपसे ही जाना जाए तो बहुत। बिल्कुल। मैं दिल्ली में पली बड़ी हूँ, और स्कूलिंग, कॉलेज वगैरह पढ़ाई सब मैंने दिल्ली से करी थी। आई हैव अ मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड अ मास्टर्स डिग्री इन पॉलिटिकल साइंस। और दिल्ली में रहते हुए मैंने रेडियो किया था, तो 104.8 एफएम के साथ मैं मॉर्निंग ड्राइव टाइम जॉब थी। और रेडियो करने के बाद कोशिश रही कि अपने जर्नलिज्म करियर को परस्यू करूं, तो सीएनबीसी आवाज़ ज्वाइन किया। फिर न्यूज़ करते करते सीएनएन इंटरनेशनल ज्वाइन किया, जो कि एक अमेरिकन न्यूज़ चैनल है। और वो करने के बाद सीएनबीसी की इन हाउस थी, तो अपॉर्चुनिटीज़ खोज रही थी कि कहीं पर कुछ निकलेगा तो मैं अप्लाई करूँगी, और निकला, विच वाज अ डेजिग्नेशन एट होम शॉप 18, विच वाज इंडियाज़ फर्स्ट होम शॉपिंग चैनल। तो मैं इंडिया की पहली होम शॉपिंग प्रेजेंटर थी जो होम शॉप 18 ने हायर किया। आई गॉट ट्रेन्ड बाय पीपल फ्रॉम लंडन एंड अमेरिका टू कम ओवर, एंड पॉल लेवर्स वाज वन ऑफ माय टीचर्स फ्रॉम England, who came and taught me how to anchor and compare a show। तो वो जो एंकरिंग का सिलसिला था वो मुझे खींचते खींचते मुंबई ले आया। और क्योंकि मेरे फादर भी सिनेमाटोग्राफर थे, तो बचपन से ही शौक था, पली बड़ी थी लाइट्स कैमरा एक्शन के बीच में, और एक्टिंग का शौक तो था ही बचपन से ही। और बॉम्बे आने के बाद एक्टिंग करियर परस्यू किया, और धीरे धीरे करते करते यहाँ तक पहुँच गई। वेल, जब ये एक्टिंग करियर में आपने कदम डाला होगा, तो कहते हैं ना कि यहाँ पर भी आने से पहले आपको बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। एज़ एन कास्टिंग काउच हो गई, बहुत सारी ऐसी कोई चीज़ जब आप आ रहे थे या फ़ील हो रहा था, या फिर एक ऐसा था कि हाँ, मतलब एक है मेरे पीठ पीछे पेरेंट्स हैं तो उनके थ्रू मैं कर सकती हूँ। ऐसा कुछ आपने फ़ील किया था उस वक़्त? देखो, पेरेंट्स का सपोर्ट तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होना ही चाहिए, और होता भी है। पेरेंट्स के सपोर्ट के बिना कोई कार्य आप नहीं कर ट्रू, सकते ट्रू। अच्छे से। तो पेरेंट्स का सपोर्ट तो हमेशा से था ही इन ऑल माय एंडेवर्स, बी इट माय जर्नलिज्म डेज और बी इट माय एक्टिंग डेज। माय पेरेंट्स हैव बीन वेरी वेरी सपोर्टिव। और लकी शायद मैं रही कि हम ऐसा नहीं हुआ कि मुझे बॉम्बे आने के बाद काम ही नहीं मिला। बॉम्बे आते ही आई गॉट लकी टू फाइंड वर्क, क्योंकि मतलब मेरी एक्टिंग स्किल्स और एंकरिंग स्किल्स इतनी अच्छी थी, ब्रश थी, कि मुझे एक छोटे से काम से काम मिलता गया, काम ही काम को खींचता है। तो आई गॉट लकी देयर। और कास्टिंग काउच का तो ऐसा है कि हर किसी इंडस्ट्री में कास्टिंग काउच होता ही है। सिर्फ एक्टिंग एक इंडस्ट्री है जिसमें सब एक्ट्रेसेस भी खुल के बोलती हैं इस बारे में, और दुनिया को ऐसा लगता है कि भाई ये ही एक बदनाम इंडस्ट्री है जिसमें एक्टिंग में ही एक कास्टिंग काउच होता है, जहाँ लड़कियां जो हैं वो बर्बाद हो जाती हैं, बिगड़ जाती हैं, एकदम बिगड़ैल हो जाती हैं, किसी को रिस्पेक्ट नहीं देती हैं और जो मन चाहे वो करती हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कास्टिंग काउच हर इंडस्ट्री में होता है। ये आपकी चॉइस है, इट्स अ मैटर ऑफ चॉइस कि
आप अपने आप को कितनी रिस्पेक्ट देते हैं और आप अपने काम को कितनी रिस्पेक्ट देते हैं. सो आई हैव कम अक्रॉस अ फ्यू मोमेंट्स लाइक दैट, बट इट हैज़ नेवर टेकन ओवर माई लाइफ. यस, वेल साथ ही साथ ये भी जानना चाहेंगे, जैसे कि आपने कहा जब आपको पहला प्रोजेक्ट मिला होगा एक्टिंग के तौर पर, क्या रिएक्शन था? खुद को यकीन हुआ कि मैं इस फील्ड में भी आ रही हूँ? व्हाट डू यू हैव टू से? एक्चुअली मैं ऑलरेडी एंकरिंग कर रही थी, तो कैमरा और टेलीविज़न का नैक तो मुझे था ही कि कैसे कैमरा फेस करना है, कैसे एक्टिंग करनी है. लेकिन मेरा पहला शो भाग्य विधाता था, जिसके लिए मुझे कॉल रात को 12 बजे आया और मुझे ऐसा लगा कि शायद ये फेक कॉल है, क्योंकि 12 बजे कौन आपको कॉल करता है? जिसको भी काम के लिए रिस्पेक्टफुली कॉल करना, वो सुबह के टाइम कॉल करेगा. लेकिन वो कॉल मुझे रात को आया 12 बजे और मेरे फादर मेरे साथ थे, तो उन्होंने कहा चलो भाई मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, देखता हूँ क्या होगा. ज़्यादा से ज़्यादा मना ही होगा ना, हम आ जाएंगे वापस. बट मैं गई तो असलियत में वहाँ पर उस कैरेक्टर की खोज थी और रातों रात जो है उनको वो कैरेक्टर फाइनलाइज करना पड़ा था और उन्होंने मुझे फाइनल किया और वो मेरा पहला काम था. तो कैसे क्लोजअप्स कटते हैं, कैसे लाइट आपके चेहरे पे फेस होती है और आपको उसी तरफ मुड़कर लाइट अपने चेहरे पे लेनी होती है, वो सब सीखने मिला. तो ये बहुत ही अमेजिंग जर्नी रही है मेरे लिए, राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे एट भाग्य विधाता टिल डेट. आई एम ओनली लर्निंग एंड दैट इज हाउ इट शुड बी फॉर एवरीबडी, कि जब तक जीवन है तब तक सीखते रहो. वेल इसी के साथ साथ आपने इतने शोज किए, बट मैं ये जानना चाहूंगी, हर एक किरदार है ना इंसान को कुछ ना कुछ सिखा जाता है. आपका सबसे फेवरेट किरदार कौन सा था जो आज भी आपके अंदर है? एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि आपके जो आप कैरेक्टर्स एज एन एक्टर प्ले करते हो, दे आर ऑलवेज विद अ डिवाइन इंटरवेंशन. मतलब आप वो कैरेक्टर्स प्ले करते हो जो लिखा हुआ है ऑलरेडी, भगवान जी ने बोला हुआ है कि भाई ये कैरेक्टर आपको करना है और आपको दुनिया तक दर्शा के दिखाना है कि ऐसा कोई एक व्यक्ति था. तो ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जो बहुत बुरे बुरे कैरेक्टर्स भी हैं जो मैंने दिल पे पत्थर रखकर प्ले किए हैं ताकि लोगों तक उस किरदार की असलियत में पहुंचा पाऊं. जैसे कि मैंने एक रोल किया था, सकीना का किरदार था, वो क्राइम पेट्रोल का एक महा एपिसोड था जो आज तक लोग देखते हैं और आज तक मुझे कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं कि ये कैरेक्टर ऐसा है जो हमें विश्वास ही नहीं होता कि ऐसे लोग जीवन में हैं और दुनिया में हैं. तो वो कैरेक्टर मैंने प्ले किया था, तो वो मेरे साथ रहेगा ही, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे कोई ना कोई, कहीं मैं जाती हूँ तो सकीना के किरदार से पहचान लेता है. और साथ में एक कैरेक्टर था सुरासई का, जो कि मैंने विघ्नहर्ता गणेशा में प्ले किया था ऑन सोनी टेलीविजन. वो कैरेक्टर 4 दिन के लिए मैं कास्ट हुई थी, लेकिन 1 साल चला और 100 एपिसोड्स मैंने रिकॉर्ड किए और मतलब आकांक्षा तक का काम जो है वो कट गया था क्योंकि मैं शो में आ गई थी. वो एक किरदार है जो मुझे, जिससे लोग जानते हैं एज फीमेल मोगैम्बो. तो वो भी मेरा बहुत ही दिल के करीब किरदार है. उसमें मैंने शुद्ध हिंदी में बड़े बड़े डायलॉग्स याद कर करके बोले थे. सो दैट इज समथिंग आई कैन नेवर फॉरगेट. बट ऐसा कौन सा किरदार है जो सबसे ज्यादा आपने किया और थोड़ा हटके था, वो कौन सा किरदार था? देखो सारे ही कैरेक्टर्स मेरे ना, जैसे मैंने क्राइम पेट्रोल किया तो उसमें मैंने 150 से ज़्यादा एपिसोड्स किए हैं और हर किरदार, हर कहानी में एक दूसरे से अलग है, क्योंकि मैंने वो पर्टिकुलर कैरेक्टर स्केच करके कि वो इंसान कैसे बात करेगा, किस तरह से हिंदी बोलेगा या उर्दू बोलेगा या भोजपुरी बोलेगा या मराठी बोलेगा, एक्सेंट्स ऐड किए हैं, लुक पे वर्कआउट किया है और उस कैरेक्टर को प्ले करने के लिए वर्क किया है. तो हर कैरेक्टर एक दूसरे से अलग है. आपको जो भी आप देखेंगे उसमें आपको मैं अलग ही लगूंगी और आप सोचेंगे अरे ये वही एक्ट्रेस है क्या जिसने वो भी किया था. और सीरियल की एक बैकड्रॉ है कि एक्टर्स का नाम आता नहीं है उसमें, लास्ट में कैप्शंस में, तो लोग पहचानते नहीं है, लोग सिर्फ शक्ल से पहचानते हैं. तो कोशिश यही है कि फिल्में करूं और नाम उसमें आए तो लोग काम के साथ साथ नाम से भी मुझे पहचाने, जाने और अपना प्यार दें. बट कभी कभी ऐसा हुआ है कि आपने इतने सारे किरदार के जब भी आपके पेरेंट्स ने ये बोलो ये नहीं करते कुछ और कर लेते, ऐसा कभी ये मोमेंट हुआ है? क्योंकि ऐसे काफी एक्टर्स होते हैं जो कर तो लेते बट उनके पेरेंट्स फिर कहते हैं कि आप ये नहीं, इसके अलावा कुछ और कर लेते, ऐसा कोई मोमेंट हुआ? नहीं, खैर मैंने इस चीज़ की बहुत शुरुआत से ही इस चीज़ को मैंने ध्यान में रखा है, क्योंकि आई बिलोंग टू अ फैमिली विच इज़ ऑल पीपल
ऑल माय फैमिली मेम्बर्स आर वेरी एजुकेटेड, और नर्ड्स कहें कि भाई टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर्स में घुसे रहते हैं और बहुत रिस्पेक्टफुल जॉब्स में भी हैं, प्लस माय पेरेंट्स आल्सो बिलोंग टू रिस्पेक्टफुल फैमिली। तो मैंने हमेशा कोशिश यही रखी है कि मैं कोई भी ऐसा गलत सीन या कुछ True. उल्टा पुल्टा ना करूं जिससे किसी भी तरह की शर्मिंदगी उन्हें महसूस हो, क्योंकि खुद अगर मैं शर्मिंदा महसूस होंगी तो सामने वाला भी फिर वैसे ही फील करेगा। तो इस चीज के लिए मैंने खास तौर पे ध्यान रखा है, एंड ऑल ऑफ माय फैमिली हैव बीन सो सपोर्टिव कि मैं जो काम करती हूँ उसमें खुशी मिलती है, और मैं प्राउडली फोन करके उनको बोलती हूँ कि मैं ना ये सीरियल में आने वाली हूँ, मुझे जरूर देख लेना। वाओ। वेल, ऐसा कोई फैन मोमेंट जो आज भी आपको याद हो, जिन्होंने आपको एज इन नाम तो नहीं बट किरदार के थ्रू जाना होगा, वो एक फैन मोमेंट अगर आज आप शेयर करें? ऐसे तो मेरे बहुत सारे फैंस हैं, आई लव ऑल ऑफ देम फॉर लविंग मी। मतलब मुझे ये फैनगिरी जिसे बोलते हैं ना, ये समझ में आता नहीं था जब तक खुद फील नहीं किया कि भाई ऐसे असली में फैंस बन जाते हैं, जो लोग प्यार करने लगते हैं आपको फॉर योर कैरेक्टर, फॉर द वे यू आर, फॉर द ह्यूमन बीइंग यू आर, फॉर योर एक्टिंग एंड फॉर योर गुड डीड्स ऑल्सो। तो मेरे भी लाइफ में ऐसे लोग आए हैं, ऐसे फैंस भी आए हैं जिन्होंने मेरे लिए अपने हाथ तक काटे हुए हैं। तो मुझे कभी कभी बहुत दुख भी होता है कि भाई ऐसे क्यों किया तुमने। और ऐसे भी फैंस हैं जो बड़े बड़े स्टफ टॉयज और बड़े बड़े Wow. टेडी बेयर्स आके सेट पे मुझे गिफ्ट में मिले हैं। सो बहुत खुशी होती है जब किसी किरदार के लिए या फिर मुझे पर्सनली लोग इतना प्यार करते हैं, और ताज्जुब भी होता है कि यार ऐसे भी होता है, ऐसे भी प्यार करते हैं लोग। तो बहुत अच्छा महसूस होता है। ओके। वेल, साथ ही साथ ये भी जानना चाहेंगे, ऑफ कोर्स अभी इससे पहले जो एक इंटरव्यू है वहां पे मैंने सुना था कि बोल्ड सीन भी किए हैं, तो कभी ऐसा हुआ है कि करने से पहले आपने सोचा हो कि हाँ इसके टर्म्स एंड कंडीशन क्या होगा, कोई देखेगा तो क्या बोलेगा, कभी ऐसे आपने सोचे थे? नॉट रियली, क्योंकि देखो जो चीज आप करने में कंफर्टेबल हो वो चीज स्क्रीन पे भी वैसे ही नजर आएगी। तो जितने भी मैंने सीन्स वगैरह किए हैं बोल्ड, देर आर मैटर ऑफ चॉइस दैट आई हैव डन, और उनको करने में मुझे कोई डिफिकल्टी फील नहीं हुई है। इट्स बीन अ वेरी कंफर्टेबल जोन दैट आई हैव वर्कड इन, एंड द डिमांड ऑफ अ स्क्रिप्ट। तो जब एक स्क्रिप्ट की डिमांड होती है, एक सीन की डिमांड होती है, तब आपको वो किसी ना किसी तो दर्शाना है ही, तरीके से पहुंचाना है ऑडियंस तक कि ऐसा ऐसा हुआ है। तो उसमें मैं सबसे पहले अपना कंफर्ट लेवल देखती हूँ, और यू विल नॉट सी मी डूइंग एनीथिंग विच इज यू नो वेरी इनअप्रोप्रिएट। आप मुझे वैसे ही बोल्ड सीन्स में देखेंगे जो आप देखेंगे और आपको लगेगा अच्छा ऐसा हुआ हो सकता है। मुझे अच्छा लगता है मेरे चेहरे के साथ खेलना, मेरी आंखों के साथ खेलना, Yes. और उसी में मुझे लगता है मैं सारे नंबर स्कोर कर जाती हूँ। वाह। वेल, साथ ही साथ ये भी जानना चाहेंगे, जैसे अभी आपने कहा ऐसे ही कुछ सेलेब्स थे जिन्होंने एक बोल्ड सीन किया बट जस्ट बिकॉज ऑफ सेट पे उनकी वो वीडियो दिखाई दी गई तो उस वजह से उन्हें सेट से निकाल दिया गया बिकॉज उन्होंने वो शो किया हुआ था। डू यू थिंक कि एक उस बेसिस पे किसी को जज करना ये सही तरीका था? नहीं, नॉट एट ऑल। एक्चुअली आपको ऐसे जज नहीं करना Correct. चाहिए, True. क्योंकि सारे कैरेक्टर्स एक दूसरे से अलग होते हैं, और कभी आप पॉजिटिव करते हो तो कभी आप नेगेटिव करते हो, कभी आप कॉमेडी करते हो, कभी आप बोल्ड करते हो। True. तो एक्टर तो सिर्फ कहानी कैसी है उस पर डिपेंड करता है कि एक्टर परफॉर्म कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। बट आजकल थोड़ा सा जमाना बदल गया है, खराब सा भी हो गया है। लोग जो है वो किसी भी हद तक चले जाते हैं रील्स बनाने के लिए, या किसी भी हद तक चले जाते हैं फेमस होने के लिए। तो ये सही नहीं है। एक्टिंग करने के लिए भी हम कहते हैं कि मेरे तो माँ बाप ने मुझे कहा था कि एक्टिंग करने के लिए भी पढ़ाई करो। तो पढ़ाई करने के चक्कर में मैं इतनी पढ़ गई कि वो पढ़ने के बाद भी मैं एक्टिंग कर रही हूँ। इट हेल्प्स यू एज इन योर परफॉर्मेंस ऑल्सो, बट दिस इज नॉट राइट। आई फील हर किसी को मौका देना चाहिए और ऐसे जज नहीं करना चाहिए। बट अब आप टीवी इंडस्ट्री को कैसे देखते हो, क्योंकि एक ऐसा वक्त था जहां पर पूरी फैमिलीज एक साथ बैठकर पूरे वो शोज को देखा करती थी, बट अब ऐसा वक्त आ गया है कि अब आपको एक साथ बैठे हुए कोई फैमिली नजर नहीं आएगी, शोज नहीं चल पा रहे, 50 एपिसोड में भी शोज बंद हो जा रहे हैं। आप कैसे देखते हो ये सारी चीजें? बिल्कुल, क्योंकि इतने सारे प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, लाइक स्मॉल मशरूम्स, यू नो। एंड पहले क्या होता था, सेंसरशिप थी, नेशनल फिल्म डेवलपमेंट काउंसिल से आपको सर्टिफिकेशन लेना पड़ता था, सेंसरशिप बोर्ड के थ्रू क्लियर होना पड़ता था कि आप किस तरह का फुटेज दिखा रहे हैं, क्या सीन्स दिखा रहे हैं, वो आपकी फैमिली पे, बच्चों पे कैसे इफेक्ट करेगा। आजकल वो सारी लिमिटेशंस नहीं है, क्योंकि सोशल मीडिया आ गया है, यूट्यूब आ गया है, बहुत सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं जिन पे सेंसरशिप का सीन ही नहीं है। मतलब आप कुछ भी
भी दर्शा सकते हो, आप डायलॉग में गाली गलौज कर सकते हो, आप लव मेकिंग सीन्स दिखा सकते हो। तो वही बच्चों के लिए और बड़ों के लिए, जो नहीं देखना चाहते हैं उनके लिए तो ताला चाबी लगा कर रखना ही पड़ेगा। और क्योंकि चॉइसेस इतनी सारी हैं आजकल, इतने सारे चैनल्स आ गए, नेटफ्लिक्स है, प्राइम वगैरह है, तो चॉइस इज योर्स कि आप क्या देखना चाहते हैं और क्या नहीं। वेल अगर मैं बात करूँ ऑफ कोर्स ऐसी कोई चीज़ जैसे कि कहते हैं ना कि हमने बहुत बार ऐसा देखा है कि सेट पर जाने के बाद चीज़ें होते-होते भी बंद हो गई है। जो अगर आर्टिस्ट रातों-रात चेंज हो जाते हैं, किसी को अगर आपके एक्टिंग या जो पर्सनल इश्यूज़ भी होते हैं, उस वजह से आर्टिस्ट को निकाल दिया जाता है। ये जो अभी चल रहा है, इसे इसे क्या कहोगे आप? इस पे क्या कहना चाहोगे? क्या कह सकते हैं, मनी इज पावर, और जिसके पास पैसा उसी के पास शक्ति। तो दैट प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ट्रू। रोल। रिप्लेस तो इसीलिए हो जाते हैं क्योंकि आपका प्रोड्यूसर अगर आपको नहीं चाहता तो फिर आप ओवरनाइट रिप्लेस भी हो जाते हो। इसीलिए एक्टर की ज़्यादा रिस्पेक्ट भी नहीं है आजकल, अगर देखा जाए तो। वो यू नो रिस्पेक्ट फॉर द ट्रेड जो कहते थे वो भी नहीं है आजकल। जैसे एज एन एक्टर ऑल्सो हम पहले जाते थे, मेकअप आर्टिस्ट के पाँव वगैरह छूते थे, कैमरामैन के पाँव छूते थे, प्रणाम करते थे। ऑल दैट इज नॉट देयर एनी मोर। करेक्ट। तो जब यही सब नहीं रहा तो फिर तो कुछ कह ही नहीं सकते ना आप। कभी भी कोई भी कभी भी बदल सकता है। मेरे साथ यस। तो ऐसा हुआ भी है, शोज ओवरनाइट बंद हो गए और कल से शूट नहीं है। तो वो कौन सा शो था? आपको सब तो इंटरेस्टिंग हो रहा है, जानना चाहेंगे। ब्रिज के गोपाल, दंगल पे आ ओह! रहा था। ये 4 महीने शो चला और अगले दिन हमें बोला गया कि कल से शूट नहीं है। हमने पूछा क्या हो गया, तो पता चला प्रोड्यूसर से लड़ाई हो गई, तो इसलिए नहीं हुआ। तो बट इन दैट बार्गेन इतने सारे लोग सेट पर काम करते हैं, लाइटमैन काम करते हैं, इतने सारे लोगों के घर चलते हैं उस एक शो से। बट शो बंद हो जाता है तो बहुत बुरा लगता है। पहले तो एक एक शो 20-20 साल चलता था। आई रिमेंबर CID took 20 years, बट नॉट एनी मोर। एंड क्या कह सकते हैं। लास्टली ध्रुवी का एक प्लस पॉइंट और एक वीक पॉइंट अगर आज वो बता सके। अरे वीक पॉइंट तो नहीं बताऊंगा। वो कहते हैं ना, डू नॉट एवर लेट आउट द चिंक्स इन द आर्मर। मतलब आपके आर्मर में कितने छेद हैं मत बताओ, बट पता चल गया तो वहीं से गोली घुसेगी अंदर। तो खैर शायद मैं नहीं बताना चाहूंगी। बट प्लस पॉइंट इज डेफिनेटली आई एम एक्सट्रीमली लविंग, आई एम फ्रेंडली, आई एम ओपन टू मैनकाइंड, और मुझे मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है पीपल। तो मुझे अच्छा लगता है लोगों को पढ़ना, जानना, पहचानना और प्यार बांटना, क्योंकि मैं ऐसी ही हूँ। थैंक यू सो मच। Hi, I'm Dhruvi Hardinker and you're watching Bazooka. थैंक यू।